मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम जो कल हमने निर्देशक तत्व पढ़े थे उनकी आलोचना, महत्व और जो भी इनके क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सरकारों द्वारा, वो पढ़े थे। और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकार में मूलभूत अंतर। पूर्व में हम मूल अधिकार भी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो पहले मैं बताना चाहूँगी फिर यहाँ पर कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके अभाव में नागरिकों का सर्वांगीण विकास असंभव है, यानी ऐसे अधिकार जिनके साथ ही नागरिक अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकते हैं, या वे अनिवार्य परिस्थितियाँ हैं, वे अनिवार्य आवश्यक अधिकार हैं जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यावश्यक हैं। वहीं हम कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो इस सर्वांगीण विकास के लिए, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी आवश्यक परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। अब आते हैं हम इन दोनों के मूलभूत अंतर पर, या इन दोनों की तुलना करें यहाँ पर। तो पहली जो तुलना या पहला जो अंतर हम दोनों के बीच में देखते हैं बच्चों, वो बहुत ही साधारण सामान्य सा है। जब हमने इन दोनों को पढ़ा तभी वह निकल कर सामने आ गया था कि जहाँ मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। यदि आप इसको संक्षेप में कहें तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात और सरल सामान्य शब्दों में समझाऊँ आपको तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, उनकी अवहेलना होने पर नागरिक न्यायालय की शरण लेकर उनकी रक्षा करवा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी अवहेलना, उल्लंघन हो रहा है तब भी हम किसी भी न्यायालय में जाकर उनकी पालना सुनिश्चित नहीं करवा सकते। दूसरा जो मूलभूत अंतर इन दोनों में है वो है कि जहाँ मौलिक अधिकार हमें नकारात्मक आदेश लगते हैं या निषेधात्मक आज्ञाएं लगती है, वहीं निर्देशक तत्व सकारात्मक आदेश लगते हैं। कैसे बच्चों? कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत तो राज्यों को कुछ कार्यों को करने से रोका जाता है, यानी राज्यों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है कि राज्य ऐसे कार्य न करें जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, उनकी अवहेलना हो। इसके विपरीत आप देखते हैं कि निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए सकारात्मक आदेश हैं, यानी नागरिकों के ही सर्वांगीण विकास के लिए राज्यों को कैसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए, इसके आदेश नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत या नीति निर्देशक तत्व के दायरे में उनको दिए जाते हैं कि इन निश्चित कार्यों को करने से राज्य अपने नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था या अच्छी परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है, या अपने नागरिकों को वो सुविधाएं दे सकता है जिससे कि उनका जीवन यापन सफलतापूर्वक वो जी सके या जीवन यापन सुविधापूर्वक वो कर सकें। तीसरा जो अंतर है वो है जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं बच्चों, वहीं नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे? कि मौलिक अधिकारों के तहत राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़, सशक्त और मजबूत करने की व्यवस्थाएं हैं, मजबूत करने वाले अधिकार हैं। वहीं निर्देशक तत्वों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों का समावेश है। अगला अंतर है दोनों के बीच में कि जहां मौलिक अधिकारों के
मौलिक अधिकार चूँकि वाद योग्य हैं तो इनका कानूनी महत्व भी है, और निदेशक तत्वों का कोई कानूनी महत्व नहीं है। वे केवल नैतिक आदेश, शुभ इच्छाएं या उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणाएं मात्र प्रतीत होती है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहाँ मौलिक अधिकार अधिक प्रभावी है व्यवस्था में, वहीं निदेशक तत्वों का इतना प्रभाव नहीं है। अगला जो अंतर है दोनों के बीच में, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में, वो यह है बच्चों कि जहाँ मौलिक अधिकारों का आपातकाल में स्थगन हो सकता है, यानी मूल अधिकारों को आर्टिकल 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर आपातकाल में इनको निलंबित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। वहीं निदेशक तत्व तो जब तक क्रियान्वित नहीं होते हैं, जब तक इनके आधार पर नीतियों का निर्माण नहीं करती है सरकार, तब तक वे स्थगन की अवस्था में ही रहते हैं बच्चों। अगला जो अंतर है हम दोनों के बीच में, यह देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, यानी पूरी तरह से नहीं दिए गए हैं, वरन इन पर संविधान द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व बिना किसी प्रतिबंधों के व्यवस्था में, शासन में लागू किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण भेद या अंतर हमने देखे। अब हम बात करते हैं कि यदि नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में परस्पर दोनों में विरोध हो जाए या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है या मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, तो बच्चों हम कुरैशी बनाम बिहार राज्य के एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस विचार को यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य को चाहिए कि वह निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा संबंधी धाराएं निरर्थक समझी जाएगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस निर्णय में न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई कि निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु जो भी कानून बनाए जाएं वो इस सीमा तक बनाए जाएं या इस प्रकार से बनाए जाएं राज्यों द्वारा कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न तो हानि पहुंचाए, न उनका उल्लंघन करे, न उनकी अवहेलना हो, तो ही व्यवस्था अधिक सफलतापूर्वक काम करेगी, या आप कह सकते हो शासन भांतिपूर्वक चल पाएगा। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगी बच्चों कि इन दोनों में परस्पर विरोध होने की स्थिति में कुछ लोगों ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया तो कुछ ने नीति निर्देशक तत्वों को। दोनों की संघर्ष की स्थिति में कुछ लोगों का मानना था कि क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास से संबंधित हैं, नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, ऐसे में वो किसी भी स्थिति में सीमित या अब उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि निदेशक तत्वों को इसलिए प्रमुखता दी जानी चाहिए कि इनके बिना जनहितकारी जो व्यवस्था की स्थापना है वो संभव नहीं हो पाएगी। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि संविधान के चौथे संशोधन के अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए, संविधान में चौथे संशोधन अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए नेहरू जी ने भी कहा था मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष की स्थिति पर नेहरू जी ने भी कहा था कि जहाँ कहीं किसी मौलिक अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत में परस्पर विरोध हो, वहाँ निदेशक तत्वों को या निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी जानी चाहिए। तो इसी संदर्भ में बच्चों हम कुछ तथ्य देखते हैं जहाँ पर इन दोनों में संघर्ष होता है और क्या निर्णय दिए गए
या लिए गए। तो जो पहला केस है वह हम देखते हैं मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के मामले में, जहां पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा आया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार ही निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे, यानी अधिक महत्वपूर्ण होंगे, या मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, वरन निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अनुरूप और उनके सहायक के रूप में काम करेंगे। हाँ, यदि किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो राज्य उस सीमा तक नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित कर सकता है। यहाँ पर निर्देशक तत्वों की अपेक्षा मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, आप कह सकते हो महत्वपूर्ण माना गया। अब दूसरा केस आता है बच्चों कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, जबकि पटना के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भूमि सुधार जो अधिनियम है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम है, उसको अवैध घोषित किया और कहा कि इसके द्वारा जो नागरिकों के मूल अधिकार 14 है, जो नागरिकों का मूल अधिकार 14 है, जिसके तहत कि सभी को विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, के विरुद्ध है यह अधिनियम। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में पटना के उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम को 1950 में जो हुआ था उसको अवैध घोषित किया, यह कहकर कि यह अधिनियम नागरिकों के अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि उच्चतम न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना के न्यायालय के इस निर्णय का समर्थन किया था। और यहीं पर बच्चों इस भूमि सुधार अधिनियम को जो नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु ही लाया गया था, या नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन की आवश्यकता आन पड़ती है। और भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया और उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सभी भूमि सुधार अधिनियमों को जो कि अलग अलग राज्यों द्वारा पारित किए गए थे, उसमें 9वीं अनुसूची में रखा गया और उनको न्यायिक पुनरावलोकन से भी बाहर रखा गया। जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम शामिल किए गए उनको न्यायिक पुनरावलोकन से भी बाहर रखा गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उनको सीमित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप कह सकते हो कि निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। इसके अलावा हम बात करें तो एक और केस आता है बच्चों, जबकि चतुर्थ संविधान संशोधन में भी यह व्यवस्था दी गई कि मौलिक अधिकार 14, 19 और 31 की आड़ में निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति को रोका नहीं जाएगा, यानी इनका हवाला देकर निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति को रोका बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों गोलकनाथ विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद 1970 में उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, जो कि निर्देशक तत्वों की ही क्रियान्विति करने वाला था, को भी
राष्ट्रीयकरण के आदेश को भी इन्होंने अवैध घोषित कर दिया और यहाँ पर फिर एक बार निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण या अभिभावी घोषित कर दिए गए। इसके बाद गोलकनाथ केस के बाद नीति निदेशक तत्वों की स्थिति अधिक निम्न और अधीनस्थ सी बन गई, मूल अधिकारों के अधीनस्थ सी बन गई बच्चों। परंतु 1971 में जब इंदिरा गांधी को चुनावों में विजय मिली, वो प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्विति हेतु कृत संकल्प हैं और इस हेतु यदि हमें मौलिक अधिकारों को भी संशोधित करना पड़ा तो हम करें। और उनके इस आह्वान के कारण ही संविधान में पुनः 24वां और 25वां संशोधन किया गया और यह संशोधन मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के आपसी संबंधों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है बच्चों, क्योंकि 24वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद जिनमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं संशोधन का अधिकार है। और 25वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 25वें संशोधन द्वारा इस प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया कि निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए निर्मित कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और इस प्रकार यहाँ पर संविधान के बुनियादी ढांचे में संसद को परिवर्तन नहीं करने की भी अधिकार की बात कही गई। इसके बाद बच्चों आता है 42वां संशोधन, जिसके तहत भी पुनः निदेशक तत्वों की ही पैरवी की गई और कहा गया कि निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संसद जिन किन्हीं कानूनों का निर्माण करे उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून संविधान में दिए गए किसी अधिकार को सीमित या समाप्त करते हैं। यानी 42वें संशोधन के द्वारा भी निदेशक तत्वों की क्रियान्विति को ज़्यादा प्रमुखता से माना गया या प्रमुखता दी गई। इस प्रकार के संवैधानिक संशोधनों को जुडिशियल रिव्यू से भी बचा लिया गया, या आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर रखा गया। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की स्थिति नीति निदेशक तत्वों की तुलना में गौण या कम महत्वपूर्ण बन गई है। इसके बाद आता है बच्चों मिनर्वा मिल्स का एक और केस, जिसके तहत वापस 42वें संशोधन के कुछ खंडों को अवैध घोषित कर दिया गया था, परंतु यहाँ पर पुनः मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर हावी किया गया, आप कह सकते हो वरीयता दी गई। और इस केस में निर्णय देते हुए यह कहा गया कि निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा, लेकिन ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं किया जाएगा जो पूरी तरह से सीमित या मौलिक अधिकारों को संशोधित करते हों। और इस प्रकार से पुनः मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की गई या वरीयता की स्थिति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार बच्चों ये कुछ केसेस थे जिनमें कभी मौलिक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया तो कभी निदेशक सिद्धांतों को या निदेशक तत्वों को। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के संबंध में जब भी संघर्ष पैदा हुआ, जब भी विरोध की स्थिति पैदा हुई, तो शासन के द्वारा जो भी शासन सत्ता है उसने अपने हिसाब से इन दोनों की पैरवी करते हुए इनको वरीयता पे रखा। सार रूप में या निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूँगी कि निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों परस्पर विरोधी बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जहाँ मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिससे कि
कोई भी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है या किसी भी नागरिक का सर्वांगीण विकास संभव होता है, वहीं निदेशक तत्व वो हैं जो उस नागरिक के सर्वांगीण विकास हेतु जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां हैं उनका निर्माण करता है। तो ऐसे में बच्चों ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हाँ, यहाँ कई अवसर ऐसे पैदा हुए भारतीय शासन में जबकि दोनों में विरोध की स्थिति या संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, और ये हमने अभी पढ़ा कि कब कब निदेशक तत्व अहम माने गए और कब मौलिक अधिकार अहम माने गए। परंतु यदि हम इस लेक्चर का अपना एंड करना चाहें, मैं अपना इस लेक्चर का एंड इन्हीं शब्दों में करना चाहूँगी कि ये दोनों जो मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व है ये परस्पर विरोधी नहीं है, न ही इनमें कोई संघर्ष है, परंतु कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जहाँ एक का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है तो वहीं दूसरे का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, और वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में ही सहयोगी रहेगी, सहायता करेगी। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं, वरन ये एक दूसरे के पूरक ही ज़्यादा प्रतीत होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हमने निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच अंतर और इनके पारस्परिक संबंधों में जो भी विरोध और संघर्ष हुए और उस पर जो जो संशोधन या निर्णय आए न्यायालयों के, उनके बारे में चर्चा की। अब अगली क्लास में हम इससे अगला वाला जो टॉपिक है राष्ट्रपति, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।